हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी विषय का मिक्स प्रश्न रहेगा। ठीक है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स या आपदा प्रबंधक, ये सभी विषय का मिक्स प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, और आएगा ही। ठीक है, तो देखिए बिहार का सबसे बड़ा नगर अगर पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, तो आप पटना को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो पटना ही सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला भी शहर है। ठीक है, और अगर पूछे कि पटना का स्थापना कब हुआ था या फिर किसने किया था, ठीक है, तो पटना या फिर पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो अजातशत्रु ने की थी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका राजगीर, बोध गया, सी है वैशाली और डी आपका सारनाथ। ठीक है, तो आपका 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। ठीक है, बोध गया जो कि आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध को यानी बुद्ध की जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की जन्म ये भी आप याद रहेंगे 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसकी मृत्यु भी, और पूछेगा कि जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो आप लोग जन्म भी याद रहेंगे, इसका डेट 563 ईसा पूर्व लुइमनी में, जो कि अभी नेपाल में है, और वो पहले बिहार में ही पड़ता था। ठीक है, और इसका पिता पूछे कि महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे, तो शुद्रोधन। ठीक है, शुद्रोधन शाक्य, और इसकी माता महामाया थी, और इसकी मृत्यु जो हुई थी आपका महात्मा बुद्ध की, वो आपका कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, जिसको महापरिणाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे इससे रिलेटेड प्रश्न। ठीक, काफ़ी प्रश्न बनता है इससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, एशिया का सबसे पहला निर्यात यानी कि सामान को कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है, सामान को भेजने वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थापित किया था, एशिया का सबसे पहला। ठीक है, तो एशिया का सबसे पहला जो स्थापित किया था वो आपका भारत में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और किस जगह में किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, गुजरात के कंडाला में। ठीक है, गुजरात के कंडाला में 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछे कि भारत में सबसे पहला निर्यात वाला क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये भी आप गुजरात में ही होगा। ठीक है, गुजरात के कंडाला, ये आपका भारत का सबसे पहला है और पूरा एशिया का सबसे पहला निर्यात स्थल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भारत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 1834 और बी आपका 54 और सी आपका 1890 और डी आपका 1920। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1854 में। ठीक है, भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता आप लोग शहर भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। ऑप्शन ए आपका राजस्थान, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र और डी आपका तमिलनाडु। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ये आपका डेक्कन ओडिसी जो रेलगाड़ी है आपका लग्जरी रेलगाड़ी है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बहुत सारे सुविधा मिलता है, उसी को लग्जरी कार, जिससे लग्जरी कार देखे होंगे उसी तरह लग्जरी रेलगाड़ी भी होती है। ठीक है, जो कि आपका महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है भारत का पहला बड़ा रेल क्षेत्र कौन है। भारत का पहला सबसे बड़ा रेल क्षेत्र। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, पूर्वी रेल क्षेत्र, पश्चिमी रेल क्षेत्र या फिर दक्षिणी रेल क्षेत्र या फिर उत्तरी रेल क्षेत्र। तो सबसे बड़ा जो आपका है वो आपका उत्तरी रेल क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी रेल क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि लगभग 6807 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 6807 किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तरी रेलवे क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग हैं। इनमें से कौन सा उद्योग जो कि उपभोक्ता है। उपभोक्ता किसे कहेंगे, जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो खाते हैं पीते हैं, ये सब हमारी उपभोक्ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका पेट्रो रसायन, बी आपका लोहा इस्पात,
सी आपका चीनी और डी आपका चित्तरंजन लोकोमोटिव। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी आपका क्या है तो उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हाँ चीनी हो जाएगा। चीनी हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। ये आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक है, बोकारो। तो ये जो आपका खोला गया था वो किस देश के सहयोग से खोला गया था, तो रूस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। और अगर आपसे पूछे कि बोकारो इस्पात संयंत्र कब खोला गया था, कब स्थापित की गई थी, तो आप डेट भी याद रखेंगे 1964 को। ठीक है, 1964 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी बोकारो में इस्पात संयंत्र की। ठीक है, जो कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पाद कौन से राज्य में होता है। ऑप्शन ए आपका उड़ीसा, बी आपका झारखंड, और सी आपका कर्नाटक, और डी आपका गोवा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। ओके, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे उत्पाद होता है, तो आप झारखंड को टिक करेंगे। ठीक है, अगर लोहा पूछे तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंस हुआ, यानी प्राकृतिक संसाधन जो है आपका पानी हुआ, लोहा, कोयला, ये सब हुआ, इसको यानी कि सुरक्षा मतलब संरक्षित करने के लिए बचाने के लिए इसका कन्वेंस कौन सा हुआ था। ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंस या फिर वेल्टलेट्स कन्वेंस या फिर विश्व आपदा कन्वेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगर आपसे पूछेगी अफ्रीकी कन्वेंस, ठीक है, ये प्रश्न अगर उल्टा के पूछेगा कि अफ्रीकी कन्वेंस कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1968 को। ठीक है, 1968। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था। जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उसके विरुद्ध में कौन था। ठीक है, एकीकरण किसे कहेंगे, तो कोई भी देश में राज्य को जोड़ने के काम को एकीकरण करते हैं। ठीक है, ठीक है, राज्यों को जोड़ने, देश में जोड़ने का काम को एकीकरण करते हैं। जब इटली और जर्मनी में का एकीकरण हो रहा था तो इसका जो विरोध में थे वो आपका ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इससे भी बहुत सारे प्रश्न बन सकता है, जैसे कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। ठीक है, तो इटली का अगर पूछेगा तो आप याद रखेंगे 1840 में स्टार्ट हुआ और ये आपका 1871 तक चला था। ठीक है, 1871 में इसका एकीकरण पूरा हो गया था। ठीक, और अगर आप पूछे कि जर्मनी के एकीकरण कब स्टार्ट हुआ था, ठीक, तो 1871 से 1990 तक। ठीक है, 1990 तक। अगर जर्मनी पूछे तो 1871 से लेकर 1890 तक। ठीक है, यानी कि 2 बार इसका एकीकरण हुआ था, किसका, जर्मनी का। ठीक है, आप लोग ये डेट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। मेजनी या फिर गैरीवाल्डी या फिर लेनिन या फिर बिस्मार्क। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दी। ऐसा कौन सा घटना था जिसमें महात्मा गांधी ने अपना केसर-ए-हिंद उपाधि को त्याग दी। ठीक है, क्या वो चोरी चोरा कांड था, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड था, या फिर गांधी इरविन सम फैक्ट थे, या फिर किसान आंदोलन था। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग यानी कि बगीचा में हुआ था, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई थी, तो ये भी महात्मा गांधी के साथ इसी घटना के विरोध में लौटाई थी। ठीक है, जो कि केसर-ए-हिंद और नाइटहुड, ये दोनों उपाधि को त्याग दिया था।
महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ने मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? दिल्ली यात्रा से, या फिर चंपारण यात्रा से, या फिर दांडी यात्रा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दांडी यात्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दांडी यात्रा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको कि हम लोग नमक कानून के नाम से जानते हैं, ठीक है। नमक कानून अगर पूछे कब हुआ था तो आप याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को, ठीक है। इसका यानी कि शुरुआत हुआ था आपका दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ, अब लिख देते हैं, ठीक है। 12 मार्च से स्टार्ट हुआ आपका 6 अप्रैल तक, ठीक है, जो कि आपका कुल 24 दिन का यात्रा था। 24 दिन का यात्रा था, जो कि साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के समुद्री तट तक का पैदल यात्रा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? यानी कि मुद्रण बोले तो पैसा की शुरुआत कहाँ पे हुई थी पूरे विश्व में? ऑप्शन नंबर आपका है भारत, बी है जापान, और सी आपका चीन, और डी आपका अमेरिका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। सबसे पहले पैसा की शुरुआत जो कि छपाई की काम हुआ था वो आपका चीन में हुआ था, ठीक है। अगर आप पूछे कि कागज़ का आविष्कार किसने किया, जो आप कॉपी में लिखते हैं, ठीक है, उस कॉपी का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इनमें से कौन सा दल है जो कि राष्ट्रीय दल नहीं है? इससे पहले आपको राष्ट्रीय दल का नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी अगर पूछे कि प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो आप कहेंगे 6, ठीक है। पहले 8 था, लेकिन अभी 2024 में उसको घटा के 6 कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा है। तो पहला आपका है आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह आपका झाड़ू छाप है, और दूसरा आपका भारतीय जनता पार्टी जो कि कमल छाप है, और तीसरा है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है, और आपका चौथा है बहुजन समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, और पांचवा आपका है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और छठा आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। तो कुल आपका वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा दल नहीं है, इसमें क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा दल है जो कि भारतीय राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी ये भी है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ये भी है, बहुजन समाज पार्टी ये भी आपका राष्ट्रीय दल है, लेकिन आपका राष्ट्रीय जनता दल ये आपको नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले ये भी था लेकिन इसको निकाल दिया गया है 2024 में, ठीक है, 23 मार्च 2024 के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया? यानी कि भारत ने संविधान को कब लागू किया, ठीक है। तो लागू कब हुआ था संविधान? तो आप याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। संविधान लागू होने के पर ही मनाते हैं, ठीक है। यानी कि 26 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। अगर पूछे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, ठीक है, संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो आप याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और कुल समय जो इसमें लगा था लिखने में, संविधान बनाने में, तो आपका कहेंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन आपका संविधान बनने में कुल समय लगा था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि संविधान किसने लिखा, संविधान क्या एक तो हस्तलिखित पुस्तक है, ठीक है। तो ये लिखने का काम किसने किया था? तो आप कहेंगे बिहारी नारायण राय, ठीक है, बिहारी नारायण राय, जो कि संविधान लिखने का काम किए थे, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे 1946 को, ठीक है, 1946 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। और आपसे एक प्रश्न है कि संविधान का पिता किसे कहता है, किसे कहा जाता है, ठीक है, या फिर संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है या फिर संविधान का पिता किसे कहते हैं? आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, ठीक है। देखिए लोक जनशक्ति पार्टी जो आपका बिहार का अपना पार्टी है, ठीक है, जिसकी स्थापना
2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसने? तो रामविलास पासवान के द्वारा। रामविलास पासवान, जिसके जो कि आप लोग जानते होंगे चिराग पासवान के पिता थे रामविलास पासवान, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 2000 ईस्वी को। ठीक है, जो कि जिसका चुनाव चिन्ह आपका है वो आपका है बंगला छाप। ठीक है, बंगला छाप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि घर छाप। ठीक है, घर छाप इसका है चुनाव चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा सरकार जो कि सबसे अच्छा है? राष्ट्रतंत्र यानी कि राजा का शासन, लोकतंत्र यानी कि जो अभी चल रहा है, या फिर अधिक नायकवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सरकार का सबसे अच्छा जो है आपका लोकतंत्र है, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, लोकतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व जो कि सरकार चलाती है, उसी को हम लोग लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट में लोकतंत्र ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मालिक कौन होता है? न्याय मित्र होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं, या फिर महापौर होते हैं, या फिर सरपंच होते हैं? तो ग्राम कचहरी की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरपंच। ठीक है, अगर पूछे कि नगर पालिका का यानी कि प्रधान कौन होते हैं, तो महापौर होते हैं। ठीक है, तो अगर इस सब का अगर पूछे कार्यकाल कितना होता है, सरपंच का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष। ठीक है, आप लोग इसका वर्ष भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन यानी कि पुराना स्थल व्यापारिक मार्ग था? ठीक है, सूती मार्ग, रेशम मार्ग, या फिर उत्तरी पथ मार्ग, या फिर दक्षिण पंथ मार्ग? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग जो कि काफ़ी लंबा मार्ग था। ठीक है, रेशम मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि आपका भारत, फारसी, ग्रीस, इटली और बहुत सारे देशों से होकर गुजरता था। कौन? रेशम मार्ग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? ठीक है, चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इनमें से कौन से आंदोलन को बंद कर दिया था? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, जिसमें क्या हुआ था कि यानी कि अंग्रेजों का सामान का विरोध किया था, विदेशी सामान का बहिष्कार किया था। ठीक है, तो इसी आंदोलन को बंद कर दिया गया था। अगर पूछे कि चोरी चौरा कांड क्या है, ठीक है, तो शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चोरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो लोग थे, ठीक है, उस समय क्या चल रहा था? तो असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो उसमें जो भाग लोग लिए थे, तो उन्होंने क्या किया था? तो ब्रिटिश सरकार की जो एक पुलिस चौकी थी, वहाँ पे यानी कि पुलिस वाले और इसके दल में यानी कि दोनों से लड़ाई होगी, जिसने क्या किया? तो जो असहयोग आंदोलन के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया? पुलिस पूरा चौकी को ही आग लगा दी। ठीक है, पुलिस चौकी को आग लगा दिया, जिसमें कुल 22 पुलिस वाले जल गए वहीं पे जिंदा, जिससे क्या हुआ? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ गया, जिसके कारण। ठीक है, तो अगर पूछे आपका कि चोरी चौरा कांड में कितने पुलिस वालों की जान गई थी, तो आप याद रखेंगे 22। ठीक है, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, पुलिस यानी कि थाना में ही आग लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, या फिर 1 जुलाई? ठीक है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? तो आपका कुल हो जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर पूछे कौन कौन से हैं, सब्जेक्टिव में आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि 8 केंद्र शासित के नाम लिखें। ठीक है, तो आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा आपका लद्दाख हो जाएगा, तीसरा आपका दिल्ली हो जाएगा, चौथा चंडीगढ़ हो जाएगा, पाँचवा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, और छठा आपका पांडुचेरी हो जाएगा, और सातवां आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, और 8वां आपका दादर नगर हवेली हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये 8 याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था, तो ये आपका हुआ था 2005 को, ठीक है। 2005 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 25 का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये किसने कहा था, अरस्तू ने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था, या फिर रूसो ने कहा था, या फिर सुकरात ने किया था, यानी कहा था, ठीक है। तो ये जो कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये आपका अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया, ये आपका लाइन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 22वां संशोधन में, या फिर 73वां संशोधन में, या फिर 74वां संशोधन में, या फिर 75वां संशोधन में। तो पंचायती राज का जो कि दर्जा मिला था वो आपका 73वां संशोधन में मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो कि अगर पूछे कि 73वां संशोधन कब हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे 1992 को, ठीक है। 1992 को ये संशोधन हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो आप ये भी याद रखेंगे 1959 को, ठीक है। 1959 को सबसे पहले राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। भारत में जो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या बाधा है, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए लोकतंत्र के लिए आपका अशिक्षा यानी कि शिक्षित होना जरूरी है, फिर गरीबी भी आपका हटाना जरूरी है, बेरोजगारी भी जरूरी है, ठीक है। तो बाधा जो आपका वो सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तक है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग यानी कि ये आपका रास्ता एक मार्ग है जिसका नाम है, ये वो कहाँ पे है, बिहार सिरप में है, या राजगीर में है, या फिर गया में, या फिर बांका में है, ठीक है। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो आपका राजगीर में पड़ता है, ठीक है। राजगीर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। सासाराम जो नगर है आपका, इसका विकास कब हुआ था, मध्ययुगीन में हुआ था, प्राचीन युग में हुआ था, या फिर आधुनिक युग में हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए सासाराम का जो विकास हुआ था वो आपका मध्य युग में हुआ था, ठीक है। यानी कि ना ही प्राचीन में या ना ही आधुनिक में, ये आपका बीच में हुआ था, ठीक है, यानी कि मध्य युग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे, रिहरंद बांध से, या फिर हीराकुंड बांध से, या फिर भाखड़ा नंगल बांध से, या फिर नरोरा बांध से, ठीक है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जो आपका संबंधित है वो आपका है भाखड़ा नंगल बांध से, ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आप लोग कमेंट में ये बताइए कि ये भाखड़ा नंगल बांध जो है वो आपका किस क्षेत्र में पड़ता है, यानी कहाँ पर है, ठीक है। आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कि भूस्खलन किसे कहेंगे, यानी कि चट्टानों का खिसकना गिरना को ही हम लोग भूस्खलन कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, झारखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या है, तो एक पहाड़ी इलाका जहाँ पे सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रवण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, यानी कि बिहार का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा सूखा रहता है, ठीक है। उत्तरी बिहार, या फिर पूर्वी बिहार, या फिर दक्षिणी बिहार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणी बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि झारखंड के क्षेत्र में जो बिहार पड़ते हैं, झारखंड साइड में, वो आपका काफ़ी सूखा रहता है। उधर ज़्यादा आपका मतलब काफ़ी कम खेती होती है, उधर ज़्यादा यानी कि धान बोया जाता है, ठीक है। तो सबसे सूखा जो रहता है आपका दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट था कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में हुई थी वो कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, या फिर पेरिस की संधि, या फिर विनायक कांग्रेस की संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन कौन से देश के बीच हुई थी यह भी आप याद रखेंगे। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच ये एक शांति संधि थी। ठीक है, शांति समझौता था एक तरफ से। ठीक है, अगर आपसे इसको घुमा के पूछे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी तो आप याद रखेंगे 1871 में। ठीक है, 1871 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, या फिर संवैधानिक राजतंत्र, या फिर गणराज्य, या फिर अधिनायकवाद। देखिए 1830 क्रांति के बाद जो आपका फ्रांस में स्थापना हुआ वो आपका हुआ था संवैधानिक राजतंत्र का। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर पूछे कि 1830 में कौन सा क्रांति हुआ था तो आप याद रखेंगे बेल्जियम की क्रांति। ठीक है, बेल्जियम की क्रांति फ्रांस में हुई थी। ठीक है, 1830 को। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो उसका नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की ने किया था, या फिर ट्रास्टकी ने किया था, या फिर लेनिन, या फिर स्टालिन? ठीक है, तो आपका 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। अगर आपसे पूछे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी तो इसके शुरुआत आपका 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में आपका बोल्शेविक क्रांति का शुरुआत हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि राष्ट्र में बने पूरा देश में कितनी कमाई हुई, कितना सामान देश से बेचा है। ठीक है, यानी कि इसका जो आय का गणना करता है वो कौन करता है? केंद्र सांख्यिकी संगठन, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर वित्त विभाग, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र सांख्यिकी संगठन, CSO। CSO ही राष्ट्रीय गणना की आय करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में यानी कि मुद्रा कौन जारी करता है तो आप कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन बिछड़ा राज्य है? इनमें से कौन सा राज्य बिछड़ा है? बिछड़ा किसे कहेंगे? जो कि शिक्षा की दृष्टि से, या फिर बेरोजगारी, या फिर गरीबी वाला राज्य को हम लोग बिछड़ा राज्य कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो बिछड़ा राज्य है आपका वो आपका बिहार है। ठीक है, जिसमें आप लोग रह रहे हैं ये आपका बिहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ गया बीच में कैसे। ठीक है, तो बिहार आपका हो जाएगा बिछड़ा राज्य, और इसके साथ साथ आपका याद रखेंगे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, और उत्तर प्रदेश, ये सब आपका बिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन करना, समाज सेवा, या फिर परोपकार, या फिर जीवन पोर्जन। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य है यानी कि आप जो कमाते हैं, ठीक है, आर्थिक क्रिया करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपका जीवन यापन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस वीडियो में आपको सभी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, आपदा प्रबंधक, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप लोग बने रहें वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा जहाँ पे आपको PDF और नोट्स भी फ्री में आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये सब प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो भारत की जो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो लगाया था वो किसने लगाया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार पटेल ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार अनुमान लगाया था राष्ट्रीय आय का। ठीक है, अगर पूछे कब लगाया था तो आप लोग ये डेट भी याद रखेंगे 1867-68 में। ठीक है, 1867-68 ईस्वी के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, यानी कि लंबे समय के लिए कर्ज कौन सा स्थान देता है? ठीक है, दीर्घकालीन ऋण कृषि महाजन, या फिर भूमि विकास बैंक, या फिर प्राथमिक कृषि साख समिति, या इनमें से सभी? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
बी हो जाएगा, ठीक है, भूमि विकास बैंक। ये आपका लंबे समय के लिए ब्याज यानी कि पैसे देती है, आपका ऋण देती है, कर्ज देती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छा यानी तत्कालीन में ऋण लेना कौन सा साधन अच्छा है, तो आप कहेंगे कृषि महाजन, ठीक है। अब महाजन बोले तो जो अभी आपका गांव में जो पैसे वाले लोग होंगे उसी को महाजन कहते हैं, ठीक है। जो कि आपका क्या होता है कि कोई भी मुसीबत पड़ने पर वो तुरंत आपको पैसा दे देती है, ठीक है, कुछ बिना कुछ किए। और अगर वहीं आप बैंक में जाती हैं तो आपको 8 दिन 10 दिन ऐसे ही लग जाता है पैसा लेने में, ठीक है। तो आप लोग दोनों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो आपका मनाता है वो आपका 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि यानी कि ज़मीन है वहाँ की निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो गहन खेती है, अति पशुचारण है, या फिर अधिक सिंचाई है, या फिर वनोन्मूलन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। पंजाब में अधिक सिंचाई करने के कारण वहाँ का भूमि क्या है, तो निम्नीकरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है कहाँ पे, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, या फिर उत्तराखंड में, ठीक है। तो आपका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए सोपानी कृषि किसे कहते हैं, यह भी आपका सब्जेक्टिव में प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो वो ऐसे कृषि जो कि पहाड़ के ढलान में खेती की जाती है, ठीक है, सीढ़ी के आकार का बना, जैसे कि यह आपका पहाड़ हुआ, ठीक है। तो ऐसे जो आपका सीढ़ी के टाइप का जो खेती बनाता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे, तो इस बीच में जो खेती करता है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं सोपानी कृषि, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे ये आपका उत्तराखंड में प्रचलित, यानी काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड आपका पहाड़ों का इलाका है और वहीं पे ये खेती आपका किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि झूम कृषि किसे कहते हैं, झूम कृषि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहाड़ में वैसा कृषि जो कि एक जगह मतलब 2 साल 3 साल किया, फिर इसको छोड़ के फिर दूसरे जगह चल गया, ठीक है। तो यानी कि एक मतलब जगह बदल के कृषि करना को ही झूम कृषि कहते हैं, ठीक है। ये आपका पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि बिहार में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है, जिसको बाढ़ का पानी में जो भी मिट्टी रहता है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जितना भी बुक हैं, ठीक है, तो सभी का जनक आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आयुर्वेदिक का जनक जो है आपका हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा चरक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे इसका जनक 2 व्यक्ति को माना जाता है, जैसे आप लोग एक हो गया चरक हो गया और दूसरा आपका हो गया भगवान धनवर्ती, ठीक है, धनवर्ती हो गया, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। तो आप लोग चरक सिंपल याद रखेंगे, चरक, ठीक है। तो आयुर्वेदिक का जनक चरक को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, यानी बिहार में कुल कितने प्रतिशत में वन यानी कि गाछ वृक्ष बगीचा लगा हुआ है, वन है, ठीक है। 15%, 20% या फिर 18 या फिर 7%। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7%, ठीक है। तो बिहार में कुल वन की जो प्रतिशत है वो आपका 7 है, हालांकि 7.76% है, ठीक है। अगर आपको इतना ना रहे, अगर 7 रहे तो आप 7 भी मार सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पेड़ जरूर लगाएं, काफ़ी कम है हमारे बिहार में वनों की प्रतिशत, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे हर साल एक नया पेड़ लगाने की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं निम्न में कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन सा लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नेटाइट, अब्रक, बॉक्साइट या फिर चूना पत्थर, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका लोहा युक्त खनिज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सबसे घटिया कोयला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है और सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, और सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है भारत में। तो सबसे ज़्यादा कोयला आपका झारखंड में पाया जाता है, और सबसे घटिया कोयला की बात करें तो आपका हो जाएगा पीट कोयला, ठीक है। पीट कोयला हो जाएगा सबसे घटिया कोयला। अगर आप पूछे कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है,
तो आप ये भी याद रखेंगे एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट हो जाएगा आपका ए। सबसे अच्छा पूछेगा तो एंथ्रासाइट, सबसे ख़राब पूछेगा तो पीट, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, इनमें से कौन सा फसल है जो जिसको रोपा नहीं जाता, ठीक है। रबड़ है, बी आपका गन्ना है, सी आपका गेहूँ है, और डी आपका चाय। चाय को रोपा जाता है, रबड़ को रोपा जाता है और गन्ना को भी रोपा जाता है, लेकिन गेहूँ को रोपा नहीं जाता, ठीक है। इसको छींट दिया जाता है, ठीक है, खेत जोत के इसको ऊपर से छींट दिया जाता है, वो आपका गेहूँ हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गेहूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, तो आप लोग का नेक्स्ट यानी कि 51 से लेके आगे की वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे के प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।